हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 26। उसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि बिहार स्टेट का जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम कैंसल कर दिया गया था। लेकिन अभी भी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और इसका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। तब तक नहीं आता है, तब तक हम लोग अपना तैयारी जारी रखें। और आज होगा टेस्ट नंबर 26 भूगोल का। और इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको तैयार हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का भी तैयार कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे वो भी कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर 26 का फर्स्ट प्रश्न है, कटीले वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कटीले वन के बारे में पिछले टेस्ट में बताए थे कि ये जो कटीले वन होते हैं यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। और ये भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गुजरात, राजस्थान, है ना? गुजरात, राजस्थान आपका हो गया, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अब देखिए कटीले वन की बात कर रहा है, तो कटीले वन कहाँ उगेंगे? जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। तो भारत में मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, है ना? जो राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं, यानी गुजरात जो सटे हुए हैं, है ना? एमपी सटा हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है? और जो अगर नॉर्थ से हम देख लें तो हरियाणा है, पंजाब है, तो उस सब इलाके में जो है कटीले वन पाए जाते हैं, यानी वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इस वजह से वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कटीले वन में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? कटीले वन में किस प्रकार के जंतु पाए जाएंगे? तो कटीले वन में उसी प्रकार के जंतु पाए जाएंगे जो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, जिनमें गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता हो, है ना? क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होता है, इस वजह से वहाँ गर्मी काफ़ी पड़ता है। तो ऊँट ऊँट है, जंगली गधा है, लोमड़ी है, भेड़िया है, खरगोश है और चूहा है। ये कुछ मुख्य जो जंतु हैं जो यहाँ निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, बार बार आपको ऊँट के बारे में पूछा जाता है, जंगली गधा पूछा जाता है। तो जंगली गधा जो मेन रूप से पाया जाता है दोस्तों, ये गुजरात में पाया जाता है ना। और गुजरात के जो कच्छ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा करके जंगली गधा पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, हिमालय के निचले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब देखिए हिमालय की बात कर रहा है, तो हिमालय के बारे में जैसे ही आपको बताए थे हम कि हिमालय 3 श्रेणियों में विभाजित है। सबसे ऊपर वाले श्रेणी को क्या कहते हैं? महान हिमालय। बीच वाले को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। और सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। तो ये तीनों हिमालय जो है, और इसके जो नीचे भाग मतलब क्या हुआ? शिवालिक हिमालय के जो पास वन पाए जाते हैं, वो कौन से वन होते हैं? तो वो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा पर्णपाती वन। देखिए जो ये हमारा हिमालय है, मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पे जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ना दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या होते रहता है? परिवर्तन आते रहता है ना? पेड़ों में, वहाँ के जलवायु में परिवर्तन आते जाता है। तो इसके अगर नीचे हैं तो यहाँ कौन से वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो शंकुधारी वन, अल्पाइन, है ना, बहुत प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर, कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब ये हिमालय वाला पर्वत है, ठीक है? तो अगर हम 1000 से 2000 के मीटर अगर ऊपर चले जाते हैं हिमालय पे, तो वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो वहाँ आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसा वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो चौड़ी पत्ते वाले ओक, लॉरेल और चेस्टनट। देखिए ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये आपको याद रखना है, जो हमेशा पूछ दिया जाता है कि चेस्टनट जो ये वृक्ष है, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये हिमालय वाले क्षेत्र में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है कि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक के बीच किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब कह रहा है 1500 से 3000 तक, तो यहाँ शंकुधारी वन पाए जाएंगे। देखिए शंकुधारी वन इसलिए वहाँ पाए जाते हैं क्योंकि उसके जो पत्ता होता है ना, वो शंकु की आकृति का बन जाता है, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होता है। बर्फबारी होने से, बार बार बर्फबारी होते रहने से उसके जो पत्ता है वो शंकु की आकृति का बन जाता है। वहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? तो चीड़ हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया और स्प्रूस हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वहाँ पेड़ पौधे हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है, क्योंकि यही आपको पूछ दिया जाता है कि शंकुधारी वन में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, चीड़, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर की 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। अब क्वेश्चन आया कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे अगर हम चले जाते हैं हिमालय पर्वत पे, है ना? हिमालय की बात नहीं, ये
किसी भी अगर पर्वत पे हम इतना ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो वहाँ अल्पाइन वनस्पति पाए जाते हैं। अल्पाइन में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो सिल्वर फर हो गया, जूनियर पाइन हो गया। तो ये एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचा पे जाएंगे तो अल्पाइन, यहाँ देखिए लगभग नहीं के बराबर यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती है ना, बहुत कम, क्योंकि यहाँ सालों भर क्या रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इस वजह से यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं उग पाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर की, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है ये गढ़वाल हिमालय में, और गढ़वाल हिमालय कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है गढ़वाल हिमालय, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, फूलों की घाटी कहाँ हो गया आपका, गढ़वाल हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर की, गुज्जर तथा बकरवाल जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो ये गुज्जर तथा बकरवाल एक जनजाति है, ये आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, और वो भी गढ़वाल हिमालय में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है। देखिए, जितने भी प्रश्न आपको लिया गया है दोस्तों, ये आपको बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है, यानी जो बिहार बोर्ड का जो किताब चलता है ना 9th 10th का, उसी से आपको इसमें से छाट करके लिखा गया है और आप सभी के लिए नोट्स बनाया गया है। तो आप लोग इसको पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखिए। अगर इतना आप देख लेते हैं तो आप एग्जाम में, मेरा गारंटी है कि 110 प्लस आप स्कोर आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। अगर आप पूरा कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, जिस अनुसार से मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पूरा देखते हैं तो आराम से आप 110 प्लस ला सकते हैं, ये 100% गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है आपका कि हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे कश्मीरी महामृग, हिरन, खरगोश, है ना, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, है ना, हिम तेंदुआ हो गया, घने बालों वाली बकरियां और भेड़। देखिए, हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ पे वही उसी प्रकार के जंतु पाए जाएंगे जो ठंडा बर्दाश्त कर पाए, है ना, जो ठंडे को झेल सके, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। और इसलिए यहाँ यहाँ पे देखिए, याक, याक के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि याक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके जो है ना, इसके गर्दन पे बहुत घने घने बाल होते हैं ताकि इसको ठंड से बचा सके, ठीक है। हिम तेंदुआ के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। भेड़ के बारे में, हिरन, खरगोश, कश्मीरी महामिर के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर की, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ अपने पशुओं के चारण हेतु गर्मी ऋतु में अधिक ऊंचाई पर चढ़कर तथा जाड़े में घाटी में उतरकर पशु चारण की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो ये पशु चारण की जो क्रिया है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में तापमान जैसे ही वहाँ परिवर्तन होते रहता है ना, ठंडा के दिन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, गर्मी के दिन में भी तो वहाँ ठंड रहता है, लेकिन टेम्परेचर में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो कह रहा है कि अपने पशुओं को चारण के लिए गर्मी ऋतु में कहाँ चल जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर चढ़कर चल जाते हैं, और जाड़े में कहाँ चल जाते हैं, नीचे उतर कर आ जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो इसको ट्रांस ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर की, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव वन जो है ये समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जो दलदली प्रदेश है ना वहाँ पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन, देखिए सुंदरी जो वृक्ष था, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मैनग्रोव वन का ही उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैनग्रोव, सुंदरवन डेल्टा को भी कभी कभी मैनग्रोव वन कहा जाता है, तो दोनों चीज़ एक ही हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पाए जाएंगे, तो समुद्र तटीय क्षेत्र में, जो समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र हो वहाँ पाए जाते हैं। वो क्या क्षेत्र क्या होता है, दलदली इलाका होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर की, मैनग्रोव वन में किस वृक्ष की प्रधानता होती है। तो अभी आपको पता है सुंदरी नामक वृक्ष प्रधानता होती है, इस वजह से तो नाम पड़ा है ना सुंदरवन का डेल्टा। और यहाँ जो वृक्षों की जो जड़ होती है ये पानी के ऊपर निकल जाता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए ये कोई वृक्ष है, ठीक ना, ये कोई वृक्ष है, और इसका जो जड़ जो होता है ना नीचे का, ये देखिए इसके नीचे क्या है, पानी, मान लीजिए ये पानी है और ये वृक्ष था, तो इसका जो जड़ है ये नीचे से फिर ऊपर की ओर निकल जाता है, पानी से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो है ना, तो ये किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो मैंग्रोव वन में जो वृक्ष होते हैं, इनके जो वृक्षों की जड़ें होती हैं, ये पानी के ऊपर निकल जाती है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर की, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तभी आपको बताया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है। और ये किन दो नदियों के मिलने से बनी है? तो वो है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से ये बनी है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि सुंदरवन प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध जानवर कौन सा पाया जाता है? तो सुंदरवन में जो है सबसे प्रसिद्ध जानवर अगर पूछा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है ना, जिसको व्हाइट टाइगर भी कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावे यहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप इत्यादि भी जानवर पाए जाते हैं। तो मेन जो है रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर कि आयुर्वेद में लगभग कितने पादप पौधे का वर्णन किया गया है? तो आयुर्वेद में 2000 पादपों का वर्णन किया गया है। पादप मतलब क्या होता है? पौधों। तो आयुर्वेद में जो है ना, आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं ये लगभग कितने हैं? तो 2000 पौधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर की विश्व संरक्षण संघ ने कितने पादपों को लाल सूची के अंतर्गत शामिल किया? अब देखिए लाल सूची का मतलब क्या हुआ? लाल सूची का मतलब हुआ दोस्तों कि ये संकटग्रस्त है ना, संकटग्रस्त सूची में रखा गया है इसको। तो वो है 352। और 352 में भी जो 52 पादप है यानी 52 जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी अति संकटग्रस्त में है, यानी ये विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे देखिए जीव जंतु भी वर्तमान समय में क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जंगल को काटा जा रहा है, जंगल को साफ किया जा रहा है, इस वजह से वहाँ उनको रहने के आवास को तो खत्म किया जा रहा है। तो इस वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर की, भारत देश में लगभग कितने पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में लगभग 1200 से अधिक पक्षी के प्रजाति पाए जाते हैं। जो विश्व के कुल वन्य प्राणी प्रजाति का कितना परसेंट है? 13%। तो ये दोनों याद रखिएगा, जो विश्व के वन्य प्राणी है उसका 13% भारत में है और टोटल कितना है? तो 1200 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 18 नंबर की, भारत में मछलियों का लगभग कितना कितनी प्रजाति पाई जाती है? अब देखिए मछली के बारे में बताना है तो आप कितना मछली के बारे में जानते होंगे? 10 या 15 या 20, उससे ज़्यादा तो आपको नहीं याद होगा। लेकिन भारत में 2500 से अधिक प्रजाति पाई जाती है मछलियों की, है ना? तो ये बातें याद रखिएगा और ये विश्व का 12% है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं? तो भारत में जो है ये विश्व के 5 से 8% स्तनधारी जो जानवर हैं, जो उभयचरी हैं यानी जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। कितना है? तो 5 से 8%। ये नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। हाँ, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, है ना, टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि वीडियो देखने से आपको समझ में आता है। ठीक है, रट लीजिएगा आप भूल जाइएगा, लेकिन वीडियो देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा आप। ठीक है, ये हमारा वादा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जंगली गधा जो है भारत में कहाँ पाया जाता है? तो वो है कच्छ के रण। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कच्छ के रण कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, और यही जंगली गधा भारत में पाया जाता है। मात्र एक जगह यही है जहाँ जंगली गधा पाया जाता है ना। हाँ, तो याद रखिएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है, आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, है ना, तो एक लाइक बनता है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे और अपना तैयारी करते रहें। देखिए क्योंकि एग्ज़ाम लगभग कैंसिल हो चुका है, ये तो कंफर्म है। अब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपको कैंसिल कर दिया गया है। और एग्ज़ाम तो होगा ही, आज हो या फिर 2 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो, 5 महीना बाद हो, तो अपना तैयारी आप जारी रखें, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप 110 प्लस स्कोर कर सके, है ना।
तो 110 प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो आपको नियमित तैयारी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो नियमित मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ मेहनत, थोड़ा-सा हमारी तबीयत भी खराब थी और आज हाथ में चोट लग गया है, तो इस वजह से भी मैं धीरे-धीरे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं छोड़ दिया हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें अपना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में जो वन संरक्षण, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार और बहुत एग्ज़ामों में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये 1972 में बना अधिनियम ये लागू हुआ था, वन्यजीव संरक्षण यानी जो वन में जो जीव हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, एक अधिनियम बनाया गया 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि वह एकमात्र कौन-सा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाया जाता है। अब देखिए आप कहिएगा सर तो शेर बाघ तो सब देश में पाया जाता है, लेकिन जो एक प्रकृति के अनुसार इसका जो रहने का जो प्राकृतिक आवास है, वो एकमात्र भारत है, जहाँ शेर भी और बाघ भी दोनों यहाँ रह सकते हैं। लेकिन आजकल तो वर्तमान में सभी जगह सभी देशों में है ना? तो उस अनुसार से वहाँ ढाल दिया जाता है। तो ये एकमात्र जो प्रश्न है इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 कि भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो वो है गुजरात के गिर जंगल में एक प्राकृतिक निवास है इसका, सिंह का, और वहीं एकमात्र वहीं मतलब मात्र सिंह पाए जाते हैं, ठीक है। तो गिर जंगल में ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गिर जंगल में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो वो है सिंह। नेक्स्ट है आपका 24 कि भारतीय बाघों का प्रमुख निवास स्थान कहाँ है? तो भारतीय जो बाघ पाए जाते हैं, उनका प्रमुख जो निवास स्थान है वो सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, है ना? मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमालयी क्षेत्र में। देखिए सबसे ज़्यादा जो बाघ पाया जाता है वो आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है, झारखंड में बाघ पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र है, कर्नाटक है और भी बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ बाघों का निवास स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है 25, आपको बताया था कि याक के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो याक भारत में कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख के ठंडे प्रदेश में। देखिए जिस प्रकार से हम लोग शायद बैलगाड़ी चलता है ना, बैलों से मतलब ढोया जाता है सामान, उसी प्रकार से जो हिमालय क्षेत्र में है, उस वहाँ बैल के रूप में यूज किया जाता है याक को, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 कि पूरे विश्व में कौन सा देश जहाँ घड़ियाल पाए जाते हैं? तो पूरे विश्व में जो प्राकृतिक जो उसका रहने का जो जगह है वो है हमारा भारत, ठीक है, जहाँ घड़ियाल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 27 कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, ठीक है, खड़गपुर एक जिला है, वहाँ दीघा समुद्री तट पर क्या पाए जाते हैं? तो वहाँ जो दीघा समुद्री तट है वहाँ पे विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा, बड़े बड़े वहाँ क्या पाए जाते हैं? कछुए पाए जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध कछुआ। नेक्स्ट है आपका 28 दच्ची ग्राम अभ्यारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दच्ची ग्राम कहाँ है, तो वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया है ना, एक लद्दाख बन गया है और दूसरा क्या बन गया है, जम्मू कश्मीर, तो दोनों याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है आपका 8 है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या है 8 है। पहले था 7, लेकिन जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांटा तो हुआ 9, 2 और जुड़ गया तो हो गया था 9। लेकिन अब देखिए दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये दोनों को एक कर दिया गया, तो अभी वर्तमान में है टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 29 कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजा जी जो नेशनल पार्क है ये है आपका उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में है राजा जी नेशनल पार्क, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर, और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन-कौन से हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड के बारे में। जो उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है ये आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट जो है कहाँ है? उत्तराखंड में, काफ़ी बार एग्जाम में आया है।
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है आपको उत्तराखंड का, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। और आप लोग बताते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, और हम और भी जोश के साथ आप लोग सभी के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अपनी तैयारी जारी रखें। कोई अगर दिक्कत हो तो ये देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन बस डिस्टर्ब नहीं कीजिए। कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो तभी कीजिए। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।